अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है हील व्हाट योर बॉडी होल्ड्स। टॉपिक खुद बता रहा है कि हम किस तरह ट्रॉमा को रिलेट करेंगे अपनी बॉडी के साथ। ट्रॉमा को डिफाइन करेंगे, ट्रॉमा क्या होता है, उसकी टाइप्स क्या होती हैं और उसका किस तरह से हमारी बॉडी के ऊपर इफेक्ट आ रहा होता है, साइकोलॉजिकली, इमोशनली या फिजिकली। और हम हमारी बॉडी उसको किस तरह इंटरप्रेट करती है और हमारा माइंड किस तरह से उसको अंडरस्टैंड करता है। और फिर जब हम उसको हील नहीं करते, हम उसको प्रोसेस से नहीं गुजारते, तो वो चीज़ें किस तरह हमारी बॉडी के अंदर रिजाइड कर जाती हैं। और हम ये भी देखेंगे कि हमें कौन से अलार्मिंग साइंस हैं जिनको देखकर हमने प्रोफेशनल हेल्प की तरफ जाना है और हमने प्रोसेसिंग की तरफ अपनी बॉडी को लेके जाना है कि वो ट्रॉमा हमारी बॉडी को ओवरवेल्म ना कर जाए। हम ये तमाम चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले तो ये जाने कि ट्रॉमा क्या होता है। कोई भी ऐसा इवेंट, कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस जो बॉडी की थ्रेशोल्ड से, जो उसका टॉलरेंस का थ्रेशोल्ड है ना, उससे बढ़ जाए और वो बॉडी को इमोशनली, फिजिकली या साइकोलॉजिकली हार्म पहुंचा रहा हो, वो उस बॉडी के लिए ट्रॉमा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं फिजिकल ट्रॉमा से मिसाल देती हूँ आपको कि बहुत से ऐसे बच्चे जो नोमैटिक सिचुएशंस में रह रहे होते हैं, इतनी उनकी अच्छी सूरत हाल नहीं होती रहने की, उनकी बॉडी मुख्तलिफ तरह के जरासीम से प्रोन हो चुकी होती है और फिर उनका इम्यून सिस्टम जो है ना, इसी तरह बहुत ज़्यादा जरासीम से इंटरेक्ट करने की वजह से ना, एक सोल्जर जो है ना, एक आप ये कह लें कि डिफेंसिव सिस्टम जनरेट कर चुका होता है कि वो वाले जर्म्स जब कभी लेटर लाइफ में उनकी बॉडी को आते हैं तो वो इन्फेक्ट नहीं कर पाते और बच्चे इम्यून होते हैं उससे और वो स्ट्रोंग होते हैं। लेकिन बिल्कुल इसी तरह के जर्म्स अगर किसी ऐसे बच्चे को पहुंचते हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्टेलाइज हालात में रखा गया हो, बिल्कुल कवर करके और हाइजीनिक एनवायरनमेंट में रखा गया हो, जो कभी इस तरह के जर्म से एक्सपोज नहीं हुआ होता, तो उसकी इम्यून सिस्टम के अंदर उस तरह के एंटीबॉडीज नहीं होते और वो फाइट नहीं कर पाता उस ट्रॉमा के साथ, और वो डिजीज की तरफ प्रोन हो जाता है। तो हर बॉडी का जो थ्रेशोल्ड है ना, किसी भी एक्सपीरियंस या किसी भी इवेंट से कोई भी हार्म लेने का, वो डिफरेंट होता है। हो सकता है किसी के लिए कोई बात ट्रोमेटिक हो और वही बात आपके साथ बैठे वाले बंदे के लिए ट्रॉमा ना हो। इट डिपेंड्स अपॉन द एक्सपीरियंसेस, इट डिपेंड्स अपॉन द अपब्रिंगिंग। चाइल्डहुड से वो किस तरह के हालात में रहा, उसकी किस तरह की पर्सनैलिटी बनी और किस तरह की पेरेंटिंग हुई उसकी, और उसके फिर उसके थॉट पैटर्न्स, उसके परसेप्शंस किस तरह के बिल्ट हुए। ये तमाम चीज़ें जो हैं मिलकर डिसाइड कर रही होती हैं कि एक बंदे का इमोशनल, फिजिकल और साइकोलॉजिकल थ्रेशोल्ड कितना है और कौन सी चीज़ उसके लिए ट्रॉमा साबित हो सकती है। ठीक है। ट्रॉमा की तीन टाइप्स होती हैं: एक्यूट, क्रॉनिक और कम्प्लेक्स। एक्यूट ट्रॉमा में ये होता है कि कोई भी एक मेजर इवेंट, सिंगल इवेंट, जिसमें कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कोई कोई सडन लॉस हो सकता है, जो आपको पहुंचा और आप किसी न किसी इमोशनल, फिजिकल या मेंटल हार्म की तरफ गए हो। दूसरा होता है क्रॉनिक ट्रॉमा, जिसमें आप कॉन्टिन्यूसली ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहे हो जिसमें कॉन्टिन्यूस स्ट्रेस है, फियर है, या कोई भी डिस्ट्रेसिंग इवेंट से गुजरते हो आप, तो वो हो जाता है क्रॉनिक ट्रॉमा। और जो कोई शख्स क्रॉनिक ट्रॉमा में रहता हो और वो प्रोलॉन्ग कर जाए और उसके बाद उसके ऊपर बॉडीली ये सोमैटिक सिम्टम्स आना शुरू हो जाएं, उसकी डेली लाइफ इफेक्ट होना शुरू हो जाए, तो वो बन जाता है कम्प्लेक्स ट्रॉमा। अच्छा, सबसे पहले तो हम उन मिथ्स को ब्रेक कर लेते हैं जो हमारी सोसाइटी में आम, जो है ना, रोज सुनने को मिलते हैं कि कोई बात नहीं, वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएगा। अ, तुम इतनी कमजोर हो गए, तुमने इस चीज की तकलीफ उठा ली, और ये तो छोटी सी बात है, ये कोई सब बहुत बड़ी बात हो गई है जो तुम परेशान हो गए उस पे। यहाँ कोई बात नहीं, तुम भूल जाओ, तुम जहन में सोचो ही ना करो, ये फिर ये समझो हुआ ही नहीं तुम्हारे साथ ऐसे। लेकिन इन तमाम बातों के मुकाबले में टाइम किसी भी चीज का थ्रेशोल्ड नहीं है कि आप हील हो गए। अगर आपने उस टाइम के अंदर अपने ऊपर प्रोसेसिंग नहीं की, आपने अपने उस ट्रॉमा को हील नहीं किया,
आप प्रॉपर मैकेनिज्म से गुजरे नहीं हो। आपने बॉडी के अंदर से वो जितने भी सिम्टम्स थे फिजिकल इमोशनल पेन के, वो अगर आपने निकाले नहीं, अपने ऊपर वर्क नहीं किया, तो किस तरह से वो टाइम आपको हील करेगा? वो टाइम तो हो सकता है आपको और ज्यादा ट्रॉमेटिक बना दे और आपके पैटर्न्स के अंदर वो डीप डाउन आपकी रूट्स का हिस्सा बन जाए। दूसरा ये कि ट्रॉमा को वीकनेस के साथ जोड़ना के तो तुम कमजोर हो इसलिए तुमने फील कर लिया। तो कभी भी जो हमारी बॉडी हमें अलार्म्स दे रही होती है किसी भी तकलीफ के नतीजे में, वो वीकनेस नहीं होती। वो बल्कि अल्लाह ताला का बनाया हुआ नेचुरल सिस्टम है, डिफेंसिव सिस्टम है। अगर बाहर से आने वाले जरासीम के मुकाबले में मेरी बॉडी के इम्यून सेल्स एक्टिवेट नहीं हो रहे, तो इसका मतलब मेरी बॉडी बीमार है, मेरी बॉडी नॉर्मल नहीं है। वो तो अनकरीब जो बाहर से आए हुए पैरोजेंस हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो तो किल कर देंगे मेरी बॉडी को। तो अगर कोई भी किसी भी तरह का जो एक्सपीरियंस है या इवेंट है या फॉरेन पार्टिकल है या फॉरेन आप ये कह लें कि ट्रिगर है, वो मेरी बॉडी के डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट नहीं कर रहा ना, तो इट मीन्स मेरी बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं जो है ना वो खराबी चल रही है। तो नॉर्मल बॉडी वही होती है जो ट्रॉमा के नतीजे में रिस्पॉन्स देती है, सिम्टम्स देती है कि और अलार्म बजाती है कि कुछ ना कुछ जो है ना खराबी चल रही है, इसको ट्रीट करो। कि अगर ज्यादा टाइम गुजर गया एक तकलीफदा इवेंट को गुजरे हुए, तो टाइम इस बात का स्टैंडर्ड नहीं होता कि अगर किसी भी ट्रॉमेटिक इवेंट को गुजरे हुए बहुत ज्यादा अरसा गुजर गया है तो वो बंदा भी हील हो चुका होगा, क्योंकि वक्त गुजर गया है। अगर आपने उस टाइम के अंदर अपने ऊपर कोई प्रोसेस नहीं किया, अपनी थॉट लेवल पर, इमोशनल लेवल पर, कॉग्निटिव लेवल पर आपने वर्क ही नहीं किया हुआ, और आपने बॉडीली सिम्टम्स जो उस इवेंट की वजह से प्रोड्यूस हुए थे उनको ट्रीट नहीं किया, तो किस तरह से वो टाइम आपको हील करेगा? आपने कोई राइट सपोर्ट नहीं ली, किसी थेरेपिस्ट से आपने हेल्प नहीं ली, आपके आपके इन्वायरमेंट जिसने आपको वो ट्रॉमा दिया था आपने उसको चेंज नहीं किया, आपने किसी भी तरह के आप चेंज से नहीं गुजरे, तो वो टाइम कभी भी आपको हील नहीं करे। दूसरा ये कि ट्रॉमा वीकनेस की अलामत नहीं होता। बॉडी हमेशा स्ट्रेसफुल इवेंट के लिए अलार्म जनरेट करती है, और अगर किसी की बॉडी अलार्म जनरेट नहीं कर रही, अगर हम फीवर की भी बात करें तो जब फॉरेन पार्टिकल्स बॉडी में आते हैं तो फॉरेन क्या होता है, पैरोजेंस आपके टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं बॉडी के, आपके जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो एक्टिवेट हो जाता है, इम्यून सेल्स एक्टिवेट हो जाती हैं कि बॉडी के अंदर डेंजर का जो है ना साइन जनरेट हो गया है, फौरन इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए ताकि बॉडी को बचाया जा सके। तो ये बिल्कुल नॉर्मल रिस्पॉन्स है बॉडी का कि वो किसी भी डिस्ट्रेसिंग इवेंट के नतीजे में आपको अलार्म देती है, किसी भी तरह का फिजिकल सिम्टम शो करती है, इमोशनल सिम्टम शो करती है, या आपके अंदर कोई साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस आती है, तो ये कभी भी एबनॉर्मल नहीं है। एबनॉर्मल सिचुएशन तब होगी कि अगर किसी की बॉडी बिल्कुल नंब हो के कोई सिम्टम ना दे रही हो, तो इसका मतलब ये है कि बॉडी में कहीं ना कहीं मसला है, कहीं ना कहीं ट्रॉमास को नंब किया गया है, कहीं पर प्रोसेस नहीं की गई चीजें जो कि ऐसी सिम्टम्स प्रोड्यूस कर रही हैं कि इसको डिस्ट्रेसफुल इवेंट्स डिस्ट्रेसफुल लग ही नहीं रहे और उसकी बॉडी अलार्म ही नहीं दे रही। और तीसरी बात ये कि ये कहकर चुप करवा देना कि ये तो छोटी सी बात है, इसकी परेशानी क्यों ले रहे हो। तो हमने पीछे पढ़ा है कि टाइप 2 ट्रॉमा क्या होता है, जिसके अंदर आप रोज किसी न किसी स्ट्रेसफुल, फियरफुल या तकलीफदा स्टिमुलाई से गुजर रहे होते हैं। तो जब कोई चीज बार बार ट्रिगर करती है, आपके थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर्स पर उसका इफेक्ट आता है। और और यही स्मॉल रिपीटेड इवेंट्स होते हैं जो जाके आपका कम्प्लेक्स ट्रॉमा बनाते हैं। जब आप उनको हील नहीं करोगे, उन पे वर्क नहीं करोगे, तो वो कहीं ना कहीं आपको
ऐसी अलार्मिंग साइंस देंगी जो आपको प्रोफेशनल हेल्प की तरफ लेके जाएंगे। और चौथी बात ये कि ये कह देना कि आप इस चीज को याद ही ना करो, आप सोचो कि हुआ ही नहीं था। तो अगर आप एक्टिवली माइंड के ऊपर प्रैक्टिस करोगे ना, कि भूलने की कोशिश करोगे, तेज समझो कुछ हुआ ही नहीं था, तो बज़ाहिर तो आप वो काम कर लोगे, नम कर लोगे उन फीलिंग्स। लेकिन आपका अनकॉन्शियस कभी भी नहीं भूलता, लाशऊर नहीं भूलता कि उसके साथ क्या क्या कार्रवाई हुई है और वो किन किन हालात से गुजरा है। जब तक आप अनकॉन्शियस को रिवील नहीं करते और उन प्रॉब्लम्स को कॉन्शियस लेवल पर लाकर ट्रीट नहीं करते, तो वो पेनफुल मेमोरीज कभी भी आपकी आपके लिए लेस इंटेंसिफाइड नहीं होती। वो वैसे ही तकलीफ दा मेमोरीज की फॉर्म में आपके जहन में बैठी रहती हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले तो रिमाइंडर ये अल्लाह ताला हमें देते हैं कि हमारी जो भी लाइफ है हर तरह के स्ट्रेसफुल इवेंट से भरी पड़ी है। तो जब भी तकलीफ आएगी, साथ ही अल्लाह ताला ने आसानी का वादा किया है। जब भी आप किसी पेन से गुजरोगे, अल्लाह ताला आपके लिए आसानी भी जनरेट कर रहा होगा और आपको वो वेज दिखाएगा अल्लाह ताला कि आप किस तरह से चीज़ों को प्रोसेस कर सकते हो, अपने हालात चेंज कर सकते हो, अपने इन्वायरमेंट को चेंज कर सकते हो उन पेनफुल इवेंट्स और मेमोरीज से निकलने के लिए। और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या दिखाया है, उनके उस्वा से क्या मिलता है कि जब भी उनके ऊपर कोई तकलीफदा सूरत हाल से वो गुजरे हैं, उनके उनके बेटों की वफात हुई, उनकी बीवी की वफात हुई, तो उन्होंने कभी भी अपनी इमोशंस को सप्रेस नहीं किया, नंब नहीं किया। इस्लाम हमें बिल्कुल भी नहीं रोकता है रोने से या कोई तकलीफ महसूस करने से, बिल्कुल नहीं रोकता। वो रोए भी हैं, उन्होंने तकलीफ भी महसूस की है, लेकिन उनकी पूरी जो लाइफ है उससे हमें क्या मिला कि जब वो रो रहे थे अपने बेटे की वफात पर, तो उन्होंने क्या कहा कि मेरी आंखों से तो आंसू निकलेंगे, लेकिन जुबान से मैं ऐसे कलमात अदा नहीं करूंगा जो शिकवे वाले हों। जुबान से वही कहेंगे जो अल्लाह ताला की रजा है। तो इससे एक पूरी पिक्चर हमें मिलती है कि किस तरह एक इंसान इमोशनली रेगुलेटेड होता है, कि वो तकलीफ महसूस करता है, उसको उसके ऊपर ट्रॉमा आया, उसने इमोशनल पेन फील की, लेकिन जो उसका रिस्पॉन्स है वो किस तरह से रेगुलेटेड होता है। उसके हो सकता है उसके एवरीडे सर्कमस्टांसेस इफेक्ट हों, उसकी रोजमर्रा जिंदगी पे उसका असर आए, लेकिन ओवरऑल उसकी फंक्शनिंग मुतासिर नहीं होती। वो नेगेटिव लूप में नहीं जाता, वो अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाता। फील करना बिल्कुल भी नाजायज नहीं है। फीलिंग्स को आइडेंटिफाई करना, उनको नाम देना और उनको उनका वक्त देना बिल्कुल एक लॉजिकल बात है और ये बॉडी को देना चाहिए। और किस तरह से उन इमोशंस को आगे से प्रोसेस करना है कि वो आपके थॉट्स और आपके बिहेवियर लेवल पर डिस्ट्रक्टिव ना हो सके, इसी का नाम है हीलिंग। और इस्लाम हमें हीलिंग का ही कहता है और हीलिंग कभी भी वीकनेस नहीं होती। अब हम देखते हैं कि बायोलॉजिकली जब भी कोई ट्रिगर आता है या डेंजर आता है बॉडी को, तो बॉडी किस तरह एक्ट करती है। दो तरह के सिस्टम होते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। जब भी बॉडी को कोई अलार्म पहुंचता है ना, कोई डेंजर है या कोई फियरफुल सिचुएशन है, तो फौरन हमारे जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। जिस तरह मसल्स के हैं उनमें ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है, उनकी पावर बढ़ जाती है कि अगर इन केस हमें लड़ना पड़ा, फाइट करनी पड़ी, तो हमने लड़ना है। डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो जाता है क्योंकि उस टाइम पर खुराक हजम करने की जरूरत नहीं होती। यानी कि जो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं और जो सिस्टम उस टाइम पर जरूरी नहीं होते उनको स्लो कर दिया जाता है, ताकि ओवरऑल बॉडी जो है वो लड़ सके, उस स्टिमुलाई से, उस स्टिमुलस से लड़ सके। ये है सिंपैथेटिक सिस्टम। और जब वो डेंजर चला जाता है, वो फियरफुल सिचुएशन खत्म हो जाती है, तो फौरन से हमारे वो वाले ऑर्गन जो एक्टिवेट हुए हुए थे वो स्लो डाउन हो जाते हैं और वो सिस्टम जिनको स्लो किया हुआ था, बिल्कुल ब्लड सप्लाई कम की हुई थी उनकी तरफ, जिस तरह डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, उनको फिर एक्टिवेट किया जाता है ताकि बॉडी बाकी फंक्शनिंग कर सके। इसको कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, जो कि आपको रेस्ट और रिकवरी की तरफ लेकर जाता है। और पॉलीवेगल थ्योरी भी यही कहती है कि जो हमारी वेगस नर्व है ना,
ये वो एक मेन सिस्टम है ब्लड सप्लाई का, जो आपके डेंजर के अंदर जो आपने किस तरह एक्ट करना है उसको रेगुलेट कर रही होती है। जब वेंट्रल वेगल नर्व एक्टिवेट होती है तो आप कनेक्टेड और काम फील करते हो, और आप लॉजिकली सोच पाते हो, आपकी हीलिंग होती है। और जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो उस टाइम पर क्या होता है कि आप हाइपर विजिलेंट हो जाते हो, प्यूपिल डायलेट कर जाते हैं, मसल एक्टिवेट हो जाते हैं, ताकि आप फ्लाइट के मोड में अपने आप को चला सको। और डोर्सल वैगन नर्व तब एक्टिवेट होती है जब आप बिल्कुल पैरासिम्पथेटिक मोड में आ गए हो, और किसी भी तरह का डेंजर नहीं है लेकिन आपने अपने आप को हील नहीं किया हुआ। तो ये वो फीलिंग्स होती है जिसमें आप नंब हो जाते हो, फ्रोजन हो जाते हो, बिल्कुल फ्लैट मूड है, किसी तरह की ना फीलिंग महसूस कर पा रहे हो, ना कोई थॉट आ रही है, माइंड बिल्कुल ब्लैंक हुआ पड़ा है। तो ये वाली फीलिंग होती है शट डाउन फीलिंग। और ये तब होती है कि जब कोई शख्स जो है उस डेंजर को जिसमें वो कुछ देर पहले था उसको प्रोसेस नहीं कर पाया होता, तो वो इस स्टेट में मौजूद होता है। ये हमने बात की है बायोलॉजिकल सिस्टम की, कि हमारी जो बॉडी है वो किस तरह वर्क कर रही होती है इन इन रिस्पॉन्स टू ट्रॉमा। अब 4 तरह के सर्वाइवल रिस्पॉन्सेज हैं जो कि अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी के अंदर रख दी हैं, और मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ सिचुएशन के अंदर इनको यूज करते हैं, डिपेंड अपॉन देयर एनवायरनमेंट, देयर अपब्रिंगिंग, चाइल्डहुड या पर्सनैलिटी जो भी। फाइट रिस्पॉन्स में क्या होता है कि फौरन से रिएक्ट कर जाना। कोई भी आपको रिएक्टिव स्टिमुलाई मिला तो बगैर सोचे समझे जो आपके माइंड ने आपको फर्स्ट ऑप्शन दिया ना, आपने रिएक्ट कर दिया। आप अग्रेसिव हो गए, आपने एंगर शो किया या कन्फ्रंट किया। सेकेंड रिस्पॉन्स होता है फ्लाइट का। कुछ लोगों की पर्सनैलिटी के अंदर ये आता है कि जब भी किसी ट्रॉमेटिक स्टिमुलाई से गुजरते हैं तो वहां से अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, कि लड़ने की बजाय उनकी कोशिश ये होती है कि हम कन्फ्रंट ना करें और हम यहाँ से निकल जाएं, एस्केप कर जाएं। तीसरा रिस्पॉन्स होता है फ्रीज। बाज़ औक़ात बहुत से लोगों को इस तरह की सिचुएशन में एक्ट करना नहीं आता। कोई काउंटर रिप्लाई करना नहीं आ रहा होता। ये अपना बचाव करने के लिए कुछ उनको नहीं दिखता, तो उनका रिस्पॉन्स सिर्फ़ ये होता है कि खामोश हो जाना और बिल्कुल नंब हो जाना, या बिल्कुल उनका थॉट लेवल पर ब्लैक हो जाते हैं इस तरह के लोग। चौथा रिस्पॉन्स होता है फ़ौन। ये एक इस तरह का डिफेंसिव रिस्पॉन्स है, जिसमें लोग अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट से अनकॉन्शियसली निकालने के लिए लोगों को खुश करना शुरू कर देते हैं, अनकॉन्शियसली प्लीजिंग शुरू कर देते हैं। हर चीज के आगे, हर बंदे की कमांड के आगे यस यस कहना, नो ना कहना, बाउंड्रीज ना बना पाना। ये हैं वो मुख्तलिफ तरह के रिस्पॉन्सेज जो डिफरेंट लोग अपनी अपनी अपब्रिंगिंग के अकॉर्डिंगली या अपनी बायोलॉजिकल मेकअप के अकॉर्डिंगली अपनाते हैं अपने आप को उस डेंजर से बचाने के लिए। अब अल्लाह ताला ने कुरान में ये फरमाया कि मैंने इंसान को बेस्ट फॉर्म में पैदा किया, द बेस्टेस्ट फॉर्म जो है ना उसमें पैदा किया। अब उसकी फॉर्म के अंदर उसका बायोलॉजिकल मेकअप भी आ जाता है, साइकोलॉजिकल भी, इमोशनल भी, और वो नर्वस सिस्टम भी जो हमें इस तरह के रिस्पॉन्सेज जनरेट करा रहा होता है। ये किसने सिखाया है बॉडी को कि अगर तुम्हें डेंजर आ जाए या कोई फियरफुल सिचुएशन आ जाए तो तुमने क्या करना है, फाइट या फ्लाइट मोड में जाना है? कौन ऑन करता है हमारे अंदर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम? ये तमाम चीज़ें जब हम समझते हैं ना, तो हमें बहुत खूबसूरत तरीके से समझ आती है कि हमारे मुख्तलिफ तरह के जो रिस्पॉन्सेज होते हैं, जो कि बायोलॉजिकली ड्रिवन होते हैं, वो हमारी वीकनेस नहीं है। वो हम हालत से भागने के लिए नहीं कर रहे होते। वो हमारा नेचुरल बायोलॉजिकल मैकेनिज़्म है जो अल्लाह ताला ने बनाया है। और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैंने इसको, इंसान को बेस्ट फॉर्म में बनाया है। तो हमारे करने का काम ये है कि सबसे पहले अपना वो रिस्पॉन्स आइडेंटिफ़ाई करें कि मैं किसी स्ट्रेसफुल इवेंट में किस तरह बिहेव करता हूँ। उस पैटर्न को समझें, और अगर उसके अंदर कहीं न कहीं आप अपना नुकसान कर रहे हैं किसी भी लेवल पर, तो उसको इम्प्रूव करें। अच्छा, सबसे अहम चीज़ जो हमने इस वर्कशॉप में समझी थी और
डिस्कस करनी थी वो ये थी कि ट्रॉमा किस किस फॉर्म में हमारे बॉडी के अंदर रिजाइड कर रहा होता है। सबसे पहले एक बात समझ लें कि जो हमारी थॉट्स होती हैं ना, हमारी थॉट्स एनर्जीज होती हैं। थॉट्स आर एनर्जीज। जिस तरह का आप सोचते हो ना, उसी तरह का के इमोशंस होते हैं आपके अंदर। आप उसी तरह फील करते हो और उन्हीं फीलिंग्स की बेस पर फिर आपके बिहेवियर्स डिसाइड होते हैं। इसको कहते हैं सीबीटी ट्रायंगल, कि आपकी थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर ये तीनों चीजें इंटरलिंक्ड होती हैं। जैसी सोच आप रखते हो उसी तरह का आप फील करते हो और उसी फीलिंग से इन्फ्लुएंस्ड होकर आप बिहेव करते हो। और ये तीनों चीजें इंटरलिंक्ड है। हो सकता है आपका बिहेवियर आपकी थॉट्स को इन्फ्लुएंस कर रहा हो, आपकी थॉट्स आपके बिहेवियर को कर रही हो। यानी ये ट्रायंगल इंटरलिंक्ड है। कोई भी चीज किसी को भी ट्रिगर कर सकती है। तो जो अल्लाह ताला ने हमारा ब्रेन जिस तरह डिजाइन किया है ना, कि एक जिस तरह एक मशीन है, वो उसकी कैपेसिटी है कि वो उसी तरह काम कर सकती है और उसी उसी पावर के साथ और उसी ये कह लें कि लिमिट तक काम कर सकती है। तो जब हमारा ज़हन किसी ट्रॉमेटिक इवेंट से गुज़रता है, हम उससे उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा काम लेते हैं। हम नेगेटिव थॉट्स की लूप में चले जाते हैं। और जब कोई चीज़ अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा वर्क करती है, तो फिर क्या होता है? उसके कहीं न कहीं कॉन्सिक्वेंसेज़ आते हैं ना। हो सकता है बॉडीली सिम्पटम्स आएँ, साइकोलॉजिकल सिम्पटम्स आएँ या आप इमोशनली ट्रिगर हो। तो एक बात याद रखिएगा कि जब भी हम किसी भी साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से गुजरते हैं और हम उसको प्रोसेस नहीं करते, किसी से डिस्कस नहीं करते, कम्युनिकेट नहीं करते, हमारे पास कोई विंडो नहीं होती जहां पर हम ओपन अप हो सकें, मुंह से बोलकर बता सकें, उस नेगेटिव एनर्जी को बॉडी से बाहर निकाल सकें। तो क्या होता है कि वो नेगेटिव एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर ही रह जाती है। जब हम खुद नहीं बोलते तो फिर हमारा जिस्म बोलता है। किस फॉर्म में बोलता है, ये वही लिखा हुआ मैंने। हो सकता है आपको चेस्ट टायर्डनेस हो, आपकी ब्रीदिंग रेट हाई हो जाए, आपके शोल्डर और नेक में स्टिफनेस आए, आपको गले में इस तरह महसूस हो इस तरह आपने नवाला कोई फंसा हुआ है आपके गले में, लंप फीलिंग आना, बोल ना पाना सही से, आपको डाइजेशन के इश्यूज हो जाना। हो सकता है कुछ बच्चियां ओबीस हो जाती हैं, कुछ लोग ओवरवेट होने की बजाय वीक होना शुरू हो जाते हैं, गट सही से रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, खाने का दिल नहीं कर रहा या बहुत ओवर ईटिंग करना शुरू हो जाते हैं कुछ लोग, जो लोक हो जाता है। और स्किन और लिम्स भी नंबनेस और टायर्डनेस की फीलिंग देते हैं। अब जो ये वो तमाम लैंग्वेजेस हैं जो हमारी बॉडी बोल के बता रही होती है कि जब हमने अपने साइकोलॉजिकल इश्यूज को और साइकोलॉजिकल पेन को बॉडी से बाहर नहीं निकाला, रिलीज नहीं किया इन द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन या प्रोसेसिंग, तो फिर वो हमारी बॉडी के अंदर रिजाइड कर जाते हैं। और बॉडी बोलती है फिर किस फॉर्म में बोलती है? इन्हीं सिम्टम्स के फॉर्म में बोलती है। और फिर जब ये लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है तो क्या होता है? एंजाइटी क्रिएट होती है। एंजाइटी, डिप्रेशन, डिसोसिएशन, स्ट्रेस रिस्पॉन्स, पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स, और ये तमाम मसाइल की सूरत में जो है ना हमें फिर उनका रिजल्ट निकलता है। और कहीं ना कहीं ये साइंस हर इंसान की जिंदगी में मौजूद होते हैं और हम इसको बायोलॉजिकल इलनेस से रिलेट कर रहे होते हैं कि शायद मुझे पट्टों की कमजोरी है, या मुझे मेरा हार्ट रेट का मसला बन गया है, या मुझे जो है ना कोई मेरा ग्रोथ हार्मोन कम है जिसकी वजह से मेरा वेट बढ़ रहा है या कम हो रहा है, या कोई भी बायोलॉजिकल रीजन बन गई है और मुझे ये चीजें आना शुरू हो गई। और जब टेस्ट कराते हैं तो कोई इस तरह की चीजें सामने नहीं आती और हमारा ज़हन ही नहीं जाता कि हो सकता है ये हमारे वो थॉट्स का लूप हो जो किसी ना किसी ट्रॉमा से गुजरा हो और हमने उसको प्रोसेस ही नहीं किया।